सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन केस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, जिसका नाम है द असाइलम केस। इसको असाइलम केस के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस केस का नाम है कोलंबिया वर्सेस पेरू 1950। अगर आपने इस केस के बारे में पहले नहीं सुना है तो इस वीडियो के एंड होने तक आप इस केस को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। आपके पास पूरे नोट्स होंगे और आप किसी और को भी इजीली समझा पाएंगे। इस तरीके से मैंने इसको पूरा ड्राफ्ट किया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट से जानते हैं द असाइलम केस के बारे में। तो अगर इस केस के बैकग्राउंड की बात करें तो ये 2 पॉइंट्स में रिवॉल्व करता है। पहला, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के कस्टम्स के ऊपर, और दूसरा उनके सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल्स को लेकर ये बातें करता है। तो ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक टॉपिक में नहीं, ये आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल लॉ आपका किसी भी और कोर्स में सब्जेक्ट है, तो ये केस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो द असाइलम केस का बैकग्राउंड 2 पॉइंट्स पर है, ये समझिए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के कस्टम एंड सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल। फटाफट से इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं। 1948 में क्या होता है, देखिए मैं आपको कहानी की तरह बताऊंगा, आप सुनते रहना, ठीक है। 1948 में क्या होता है, एक कंट्री है कोलंबिया, एक कंट्री है पेरू, ठीक है। दोनों ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है। अब पेरू के देश में, पेरू में कोलंबिया की एम्बेसी है, जैसे इंडिया में बहुत सारी एम्बेसीज है हर कंट्रीज की। तो क्या होता है कि जो एम्बेसीज होती है ना, इसको हम उस कंट्री का एरिया मानते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई एम्बेसी है यूएस की, अब वो यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, लेकिन वो एम्बेसी का जो जितना एरिया है उसको हम एज अ यूएस की टेरिटरी ही मानते हैं, और हम उसकी उतनी ही रेस्पेक्ट करते हैं जितनी हम यूएस के एक्चुअल बॉर्डर्स की करते हैं, समझ गए। और ये सारी कंट्रीज मानती हैं, इसमें कोई इंडिया और यूएस का कोई अलग ट्रीटी नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, एक कंट्री है कोलंबिया, एक कंट्री है पेरू। अब पेरू में कोलंबिया की एम्बेसी थी, तो पेरू में कुछ विरोध प्रदर्शन होते हैं, जहां एक पर्सन होता है हया दे ला तोरे, इसको हम हया के नाम से डिनोट करेंगे। तो ये जो पर्सन है हया, ये उस ग्रुप को लीड करता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेलियस एक प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। अब होता क्या है, सरकार इसको पकड़ने जाती है, पुलिस फोर्स इसको पकड़ने जाती है, और ये छुप जाता है कोलंबियन एम्बेसी में। इतना समझ लिया। तो फटाफट से पढ़ते हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो इन 1948 पेरू में क्या होते हैं, रेबेलियस एक प्रदर्शन होता है पेरुवियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। विक्टर राउल हया दे ला तोरे ये लीडर होता है, किसका, ग्रुप का नाम है अमेरिकन पॉपुलर रिवॉल्यूशनरी अलायंस, APRA, वाज अक्यूज्ड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द रेबेलियन, ठीक है। फियरिंग अरेस्ट, अब उसको लगता है कि भाई मैं अरेस्ट हो जाऊंगा तो कहां जाऊं, तो कोलंबिया एम्बेसी में वो चला जाता है। कोलंबियन एम्बेसी कहां थी, लीमा में। लीमा क्या है, पेरू की कैपिटल है। एंड वाज ग्रांटेड डिप्लोमेटिक असाइलम, देखिए वो कोलंबियन एम्बेसी गया, ठीक है, कोलंबिया ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया और डिप्लोमेटिक असाइलम दे दी। असाइलम मतलब इसी चीज से इसका नाम पड़ा है द असाइलम केस। असाइलम का मतलब होता है शरण देना। जब एक कंट्री के नागरिक दूसरी कंट्री में जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको अपनी कंट्री सता रही होती है, तो वो दूसरी जो कंट्री है वो डिसाइड करती है इसको शरण देनी है या फिर नहीं। तो पॉलिटिकल, अगर कुछ पॉलिटिकल रीजन से वो पर्सन जाता है तो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है कई बार। लेकिन अगर वो क्रिमिनल है तो उसको हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे भाई, क्रिमिनल तो भाग भाग के दूसरी कंट्रीज में चले जाएंगे और शरण ले लेंगे। तो इसको अवॉइड किया जाता है सारी कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। अब ये जो पर्सन है हया, ये छुप गया कोलंबियन एम्बेसी में, और एम्बेसी ने भी इसको दे दी शरण। यहां तक सब कुछ क्लियर था। अब सुनिए इंटरेस्टिंग बात। अब कोलंबियन एम्बेसी पेरू को इन्फॉर्म करती है कि देखिए पेरू, ये जो हया नाम का पर्सन है ये हमारी एम्बेसी में है, हम चाहते हैं कि इसको आप पेरू से सेफ पैसेज दे दें जिस भी कंट्री में ये जाना चाहता है। तो पेरू ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी कंट्री है, ठीक है, हम एम्बेसी का वैल्यू रखते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन आप हमारी कंट्री में हमारे ही क्रिमिनल से कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर देकर कि इसको बाहर भेजिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो पेरू ने इसका विरोध किया। कोलंबिया इन्फॉर्म पेरू दैट इट हैड ग्रांटेड असाइलम एंड रिक्वेस्टेड दैट हया बी गिवन सेफ पैसेज टू लीव द कंट्री। तो यहां पे पेरू और कोलंबिया का विवाद शुरू हो गया, ठीक है। अब पेरू ने मना कर दिया सिंपल से कि भाई ये कोई पॉलिटिकल ऑफेंडर नहीं है, सरकार द्वारा सताया हुआ पर्सन नहीं है, ये क्रिमिनल है और हम इसको अपने यहां से, इस अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जाने दे सकते।
तो इस विवाद के बीच कोलंबिया पहुंच जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे में, इस विवाद को लेकर, और वहीं से ये सारी चीजें हमारे सामने आती है। ठीक है, तो हमने फैक्ट्स जान लिए, अब सुनते हैं कोलंबिया और पेरू के क्या क्या फैक्ट्स उन्होंने आईसीजे के सामने रखे। तो इशू बिफोर द कोर्ट क्या थे? कोर्ट के सामने दो बातें आई सामने। कोर्ट को क्या डिसाइड करना है? सबसे पहले कि क्या कोलंबिया के पास राइट है कि वो यूनिलैटरली सिर्फ अपने ही आप से डिसाइड करे कि जो पर्सन हया है ये पॉलिटिकल रिफ्यूजी है या फिर क्रिमिनल है। क्या कोलंबिया के पास ये राइट है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या पेरू बाउंड है उसको सेफ पैसेज देने के लिए कोलंबिया के कहने पर, अगर इनके बीच में कोई ट्रीटी भी है ऐसी तो भी। तो ये दोनों क्वेश्चन थे कोर्ट के सामने। तो अब समझते हैं कि इन दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स क्या रखे। तो कोलंबिया ने अपने आर्ग्यूमेंट्स 3 पॉइंट्स में रखे, ध्यान से सुनना। कोलंबिया कहता है कि देखो, डिप्लोमेटिक असाइलम इज रिकॉग्नाइज्ड एंड परमिटेड अंडर रीजनल कस्टम इन लैटिन अमेरिका। तो जो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, हमारा रीजनल कस्टम है कि हम डिप्लोमेटिक असाइलम को रिकॉग्नाइज करते हैं और परमिट करते हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है। दूसरा पॉइंट कोलंबिया बोलता है कि ट्रीटीज सच एज, हमारी ये ट्रीटीज गिनवाता है, बोलिवियन एग्रीमेंट, हवाना कन्वेंशन और मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का हवाला देता है कि ये सब कोलंबिया के एक्शन को क्या करते हैं? परमिट करते हैं, ऑथोराइज करते हैं। जो कोलंबिया ने किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमारे बीच में ये 3 एग्रीमेंट्स हो रखे हैं। आईसीजे ने कहा ठीक है, आगे कुछ बोलना है बोलिए। तीसरा पॉइंट कोलंबिया रखता है, द राइट ऑफ यूनिलैटरल क्वालिफिकेशन मेंट कोलंबिया को डिटरमाइन वेदर समवन वाज अ पॉलिटिकल ऑफेंडर एंड पेरू हैड टू एक्सेप्ट इट। तो ये कहता है एक है हमारे पास राइट ऑफ यूनिलैटरल क्वालिफिकेशन, जिसमें कोलंबिया अपने आप से डिसाइड कर सकता है कि उसकी एम्बेसी में आया हुआ पर्सन कौन है, पॉलिटिकल ऑफेंडर है, क्रिमिनल है, क्या है। और पेरू को वो बात माननी पड़ेगी जो कोलंबिया कह देगा। क्यों? क्योंकि वो कोलंबियन एम्बेसी में आया है। ठीक है, कोलंबिया ने अपने पॉइंट्स रख दिए। अब बारी थी पेरू की। तो पेरू अपने आर्गुमेंट्स में 3 पॉइंट में रखता है। पेरू कहता है देखिए, कोई भी ऐसा रीजनल कस्टम और ऑब्लिगेशन हमारे बीच में सबसे पहले तो नहीं है कि एक स्टेट यूनिलैटरली डिसाइड कर दे कि ये पर्सन पॉलिटिकल रेफ्यूजी है। ऐसा कोई भी ट्रीटी, कोई भी कस्टम नहीं है। दूसरा पॉइंट पेरू कहता है, इवन इफ ट्रीटीज वर साइटेड, आपने बहुत सारी ट्रीटीज के नाम लिए, ठीक है, पर उनमें कुछ ऐसी बात नहीं लिखी है जो ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बताए टू ग्रांट सेफ पैसेज विदाउट पेरूज कंसेंट, जो इस पर्सन को या फिर किसी भी पर्सन को पेरू की बाउंड्री से ही सेफ पैसेज दे दे और पेरू की ही परमिशन नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई भी हमारे बीच में ट्रीटी नहीं है। तीसरा पॉइंट पेरू कहता है, ग्रांटिंग असाइलम इन एम्बेसीज इन्फ्रिंज ऑन पेरू सॉवरेनिटी एंड इंटरफेयर्ड विद डोमेस्टिक लीगल प्रोसेस। आपने हमारे एक आम क्रिमिनल को अपने यहाँ पे पनाह दे दी, ठीक है, हमारी ही बाउंड्री के अंदर, हमारी टेरिटरी के अंदर, तो ये पेरू की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है और हमारे डोमेस्टिक प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे हो आप। तो पेरू ने कोलंबिया के अगेंस्ट 3 पॉइंट्स रखे। ठीक है, दोनों ने अपने अपने आर्गुमेंट्स रख दिए। अब बारी थी आईसीजे की कि वो क्या वर्डिक्ट देता है। तो आईसीजे 20 फरवरी 1950 में अपना डिसीजन देता है। डिसीजन भी 3 पॉइंट्स में है। देखिए क्या आईसीजे कहता है, सबसे पहले कि हम पेरू के फेवर में रूल करते हैं, और ये 3 पॉइंट्स है इसलिए। पहला पॉइंट, नो यूनिलैटरल क्वालिफिकेशन राइट। कहीं भी हमने नहीं पाया कि कोई भी यूनिलैटरल क्वालिफिकेशन कोलंबिया को मिलता है कि वो खुद ही डिसाइड करे कि जो पर्सन हया है ये पॉलिटिकल रेफ्यूजी है या फिर नहीं। तो ये डिसीजन मस्ट बी म्यूचुअली एक्सेप्टेड होना चाहिए और बेस्ड ऑन एन अग्रीड अपॉन लीगल फ्रेमवर्क। ये एक लीगल फ्रेमवर्क पे डिपेंड होना चाहिए और आप दोनों कंट्रीज मिलकर डिसाइड करो कि ये पर्सन कौन सा रेफ्यूजी है, पॉलिटिकल है या फिर नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कोर्ट कहता है, नो बाइंडिंग रीजनल कस्टम। आपके बीच में आपने बहुत सारी ट्रीटीज गिनवा दी, लेकिन हमने कहीं भी ऐसा नहीं पाया कि यहाँ पे कोई बाइंडिंग रीजनल कस्टम आपके बीच में है जो ये प्रूफ करे कि आप लोग पहले से ही ऐसा करते हुए आ रहे हैं और खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद ही असाइलम देते हैं और दूसरी कंट्री को मानना पड़ता है। ऐसा कोई भी कस्टम कोलंबिया आप प्रूफ नहीं कर पाए। तीसरा पॉइंट कोर्ट कहता है, नो ट्रीटी ऑब्लिगेशन फॉर सेफ पैसेज। मतलब द ट्रीटीज कोलंबिया रिलाइड ऑन डिड नॉट ऑब्लिगेट पेरू टू ग्रांट सेफ पैसेज। आपने ट्रीटीज जितनी भी गिनवाई उनमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि पेरू को आपकी बात माननी पड़ेगी और सेफ पैसेज हया को देना पड़ेगा। तो ऐसा कहीं भी आप कोलंबिया प्रूफ नहीं कर पाए। Therefore, the ICC held that Peru was within its rights to refuse safe conduct and reject Colombia's claim. ICJ ने जजमेंट दे दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर वीडियो एंड नहीं हुई। इसके बाद भी एक ट्विस्ट है। तो अब जानते हैं आगे क्या हुआ। तो सबसे पहले इस केस की हम लीगल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, क्या कहां पे हम इस केस को यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले
ये केस क्लैरिफाई करता है रीजनल कस्टम्स के बारे में कि रीजनल कस्टम्स मस्ट बी प्रूव टू हैव लीगल फोर्स। अगर आप कोई कस्टम बता रहे हैं आपके बीच में है तो आपको उसका लीगल फोर्स प्रूव करना पड़ेगा थ्रू कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियो जूरिस। मतलब आपके बीच में आप कुछ भी कस्टम प्रूव करें तो उसका आप ये दिखाइए कि ये बाइंडिंग है आपके बीच में और दोनों कंट्रीज या सारी कंट्रीज इसको मानते हुए आई हैं। दूसरा पॉइंट इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट एम्फेसाइज दैट सॉवरनिटी मतलब अखंडता। जैसे इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री, हमारे डिसीजन कौन लेगा? सिर्फ इंडिया लेगा। कोई भी बाहर की कंट्री हमें किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इन्फ्लुएंस या प्रेशर में नहीं रख सकती। तो इट एम्फेसाइज दैट सॉवरनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन इंटरनेशनल लॉ। तो कोर्ट ने भी माना कि इंटरनेशनल लॉ के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सॉवरनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस भी है, ठीक है। और इट लिमिटेड द स्कोप ऑफ डिप्लोमेटिक असाइलम। डिप्लोमेटिक असाइलम का स्कोप को कोर्ट ने लिमिट किया, कम किया कि आपकी मर्जी है, आपने असाइलम दी ठीक है, लेकिन आप उसी कंट्री की टेरिटरी में रहते हुए उसको ऐसा कुछ भी फालतू के ऑर्डर से एडवाइस नहीं कर सकते, स्पेशली इन रीजन वेयर नो एक्सप्लिसिट लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट। जहां पर ट्रीटी नहीं है वहां पर तो ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, ठीक है। तो ये इस 3 पॉइंट इसके लीगल सिग्निफिकेंस थे। अब जानते हैं इसमें आगे क्या हुआ। इसका पूरे जजमेंट का हम एनालिसिस करते हैं, फिर समझेंगे कि यहां पर ये केस खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी एक ट्विस्ट है। तो मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ऐसे अपने डिप्लोमेटिक असाइलम को और ये रिश्ता है बेसिकली एक कंट्री का दूसरी कंट्री में जाकर रहना और असाइलम देना, इसको आपने लिमिट किया है, ठीक है। तो काफी सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। हाउएवर द आईसीजे मेंटेन दैट मेयर प्रैक्टिस विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन डज नॉट अमाउंट्स टू कस्टम। आईसीजे ने क्लियर कर दिया कि कस्टम आप प्रूफ करना पड़ेगा और उसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हो उससे काम नहीं चलेगा, उसका एक लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। ऑल्सो द रूलिंग रीअफर्म द आइडिया दैट treaties must be interpreted strictly and no obligation should be presumed unless clearly expressed। जब तक साफ साफ नहीं लिखा है आप खुद अज्यूम नहीं कर लेंगे कि पेरू के देश में कोलंबिया कुछ भी बोलेगा अपनी एम्बेसी में और पेरू मानेगा, नहीं चलेगा। ये दोनों इसके क्रिटिसिज्म में आते हैं पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए इसका आफ्टरमैथ क्या हुआ। कोलंबिया एम्बेसी में जो हाया पर्सन है वो 5 साल तक रहना पड़ा उसे, क्योंकि इन्होंने 1951 में, 50 में तो जजमेंट आई थी, उसके बाद 51 में इन्होंने फिर से केस डाला, सेकंड केस इन्होंने डाला, वहां पर भी सेम हुआ, कोलंबिया को हार मिली, पेरू को जीत मिली। इन्होंने फिर से वही डाला था कि कोलंबिया फोर्स कर सकता है पेरू को कि हाया को अपनी कंट्री से जाने दिया जाए। अगेन द आईसीजे रूल अगेंस्ट कोलंबिया होल्डिंग दैट डिप्लोमेटिक असाइलम डज नॉट गिव राइज टू अ राइट ऑफ यूनिलेटरल एक्सट्रैक्शन। कोर्ट ने दोबारा सेम दोहराया कि भैया नहीं होगा, और इसी चक्कर से हाया को 5 साल तक कोलंबियन एम्बेसी में ही काटने पड़े, अपने देश में रहते हुए वहां छुपना पड़ा, ठीक है। वहां पेरू ने उसको अरेस्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वहां पेरू के रूल्स नहीं चलेंगे एम्बेसी में। लेकिन वो एम्बेसी से बाहर आता तो तुरंत उसे पकड़ लेते। जस्ट लाइक कौन सी मूवी में ऐसा होता है कि जो घर से बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है, तो मूवी का नाम कमेंट में बताना, ठीक है। तो सेम किसके साथ हुआ? हाया के साथ भी हुआ। तो ये इसका आफ्टरमैथ था और इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि नो स्टेट कैन इंपोज विल यूनिलैटरली अंडर इंटरनेशनल लॉ, केस रिमेन्स की प्रेसिडेंट ऑन असाइलम। तो ये केस कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं जरा जान लीजिए। सबसे पहले असाइलम का मैटर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस। सोवर्निटी का मैटर होगा, आप डाल सकते हैं। और कस्टम की बात आएगी तो वहां पर भी इस केस को यूज किया जा सकता है। हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी क्लैरिटी एंड लीगल एविडेंस। तो ये सारा कंक्लूड करके मैंने आपके सामने रख दिया और बहुत ही इजी लैंग्वेज में रखा है ये। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो इसको शेयर जरूर करना यार अपने ग्रुप्स में, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।